अस्सलाम वालेकुम। हम फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की मैथ्स की बुक जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन है उसका चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्व करने लगे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम कोड्स दे दिए गए हैं, उन पे क्लिक करके आप जो भी क्वेश्चन चाहें देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने हम लगे हैं। और एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएँ आर्क पे कि ये आर्क क्या होता है। आर्क होती है पार्ट ऑफ सर्कम्फ्रेंस। अब देखिए आपको यहाँ पे एक सर्कल ये में नज़र आ रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है। ये सर्कल की जो ये सारी बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं सर्कम्फ्रेंस, उसको सर्कम्फ्रेंस कहते हैं। और उसमें से वो कह रहे हैं कि अगर आप एक पार्ट ले लें, यानी कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है ना, ये वाला पार्ट समझे मैंने ले लिया सर्कम्फ्रेंस में से, तो ये जो पार्ट मैंने लिया ना ये कहलाया जाता है आर्क। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये पार्ट लें और इतना ही लें, आप कहीं से भी कोई भी पार्ट ले सकते हैं। सर्कम्फ्रेंस में से छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, वो आर्क होता है। और आर्क की जो लेंथ होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये देखो आपको एल नज़र आ रहा है ना, ये आर्क की लेंथ है। अब आप आ जाए सेगमेंट पे, लेकिन सेगमेंट समझाने से पहले मैं आपको ये कॉर्ड का वर्ड बताना चाहती हूँ। कॉर्ड समझ आ जाएगी तो सेगमेंट भी समझ आ जाएगा। इस फिगर को देखें, इस फिगर में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सेंटर है और ये जो मैंने लाइन गुजारी है एक यहाँ और एक यहाँ, ये सेंटर में से नहीं गुजर रही। अगर तो ये लाइन सेंटर में से गुजर रही होती तो हम कहते कि वो डायामीटर है, लेकिन मैंने ये लाइन ऊपर से गुजारी है सेंटर के बगैर से, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। यानी वो लाइन जो सेंटर में से ना गुजरे और सर्कम्फ्रेंस के 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो वो कॉर्ड होती है, जैसा कि ये लाइन और ये वाली लाइन। अब आप सेगमेंट पे आ जाएं। जो मैंने आपसे कहा था पहले आप कॉर्ड समझेंगे फिर सेगमेंट पे आएंगे। सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। देखिए मैं आपको आर्क और कॉर्ड के बारे में बता चुकी हूँ। आर्क और कॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको आर्क भी नज़र आ रही हो और आपको कॉर्ड भी नज़र आ रहा हो और उसके दरमियान में जो पार्ट आ जाता है ना, जो स्पेस आ जाती है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, ये आर्क है और इसके दरमियान की स्पेस है सेगमेंट। अब आप आ जाए सेक्टर पे। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। अब आप देखें ये वाली फिगर देखें, इस फिगर में आपको 2 रेडियस नज़र आ रहे हैं। ये एक रेडियस है, एक ये रेडियस है, और ये देखें ये तो आपको आर्क नज़र आ रही है। अगर कोई पार्ट या कोई स्पेस जैसे ये रेडियस और आर्क के अंदर आ जाए तो उसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सेक्टर। अब आपको मुझे उम्मीद है आर्क, सेगमेंट, कॉर्ड, सेक्टर ये सब कुछ समझ आ गए होंगे। अब मेन चीज़ ये 2 फार्मूलाज देखें। इस पूरी एक्सरसाइज में हम ये 2 फार्मूलाज ही यूज़ करेंगे। किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा होगा, किसी में ये यूज़ हो रहा होगा, या किसी में दोनों यूज़ हो रहे होंगे। L = आर थीटा क्या है? L का तो मैंने आपको बता दिया, आर्क की लेंथ होती है, आर रेडियस होता है, ये थीटा क्या होता है। जाहिर सी बात है हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो सर्कल में आपको पता है एंगल तो बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं, और थीटा हम इस एक्सरसाइज में रेडियंस में सॉल्व करेंगे। अगर डिग्री में भी होगा तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, एरिया = 1/2 r² थीटा। अभी हमने सेक्टर पढ़ा है ना, तो सेक्टर में जो उसका अंदर की स्पेस होती है ना, इसका जब हमने एरिया निकालना होता है तो ये फार्मूला हम सेक्टर के एरिया के लिए यूज़ करते हैं, जो हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो ये आपको टर्म समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। पार्ट 1 है, r = 5 सेंटीमीटर एंड थीटा = 5/3 रेडियंस। सबसे पहले तो ये कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में काफ़ी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया था कि कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है, सेक्टर क्या होता है। उसके अलावा हमने थीटा को, रेडियस को और लेंथ ऑफ आर्क को डिस्कस किया था। तो आप वो ज़रूर देखें वीडियो का स्टार्ट, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। और अभी भी मैं एक्सप्लेन साथ साथ करती जाऊँगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो का स्टार्ट में ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में
आप ये देखें एक सर्कल है, ठीक है। ये फिगर में नहीं दिया गया, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, मैंने ये खुद फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए, ताकि अगर आपने पीछे से वीडियो नहीं देखी तो आपको इतना पता चल जाए कि ये सेक्टर क्या होता है, उसके अलावा ये थीटा और रेडियस क्या चीज़ें हैं। तो आप ये देखें ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर में ये जो एक डॉट है ये सर्कल का सेंटर है, और ये जो एक लाइन जो जा रही है यहाँ तक ये रेडियस है, और ये दूसरी लाइन जो जा रही है ये दूसरा रेडियस है, ठीक है ना। दो रेडियस नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो है ये सर्कल की बाउंड्री है। अच्छा, अब ये जो मैंने थोड़ा सा डार्क पोर्शन किया ये क्या है, देखिए आपको ये चीज़ पता है कि जब सर्कल की बाउंड्री में से हम छोटा सा पोर्शन ले लें, छोटा ले लें या बड़ा ले लें, जितना भी ले लें, अगर हम सर्कल की बाउंड्री में से कोई एक पोर्शन उठा लेते हैं तो वो छोटा सा एक पोर्शन जो है वो कहलाया जाता है आर्क, ठीक है, वो आर्क कहलाई जाती है, उसे हम आर्क कहते हैं। तो मैंने ये एल क्यों लिखा है, ये जो एल है ना ये लेंथ है, ये आर्क है, और उस आर्क की लेंथ को मैंने एल से मेंशन किया है, ठीक। तो ये तो होगी एल। अच्छा, अब ये मैंने एक एरो लगा के यहाँ पे सेक्टर लिखा है, ये क्या होता है, देखें ये दो रेडियस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये तो, और ये जो आर्क होती है, जब ये दोनों एक स्पेस को बाउंड कर लेते हैं, यानी कि ये जो पूरी स्पेस है आप देखेंगे कहाँ आ रही है, ये दो रेडियाई जो हैं उनके अंदर आ रही है, और उस स्पेस के इस तरफ जो है वो हमें आर्क नज़र आ रही है, यानी ये पूरा जो एरिया है ये दो रेडियस और इस आर्क के अंदर इनक्लोज्ड है। तो ये जो एरिया होता है जो कि रेडियस और आर्क के अंदर जो है वो इंक्लोज्ड होता है, उसे हम कहते हैं कि ये एरिया जो है इसे हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर है, इस स्पेस को पूरी को हम सेक्टर कहते हैं। उसके बाद ये आपको लिखा नज़र आ रहा है थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये जो दो रेडियाई हैं इनके दरमियान में एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा कह रहे हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम थीटा को यानी जो एंगल है उसको डिग्रीज़ में नहीं ले रहे, बल्कि हम रेडियन में लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जिसमें हम एंगल को जो है हमें गिवन होगा डिग्री में, लेकिन हम उसको दोबारा से रेडियन में कन्वर्ट करके फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये दो फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। L = r थीटा, r रेडियस है, थीटा का मैं बता चुकी हूँ एंगल है, और L का भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है r की लेंथ है, जबकि एरिया = 1/2r² थीटा। ये क्या है, ये जो सेक्टर मैंने आपको बताया ना, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे जब हम, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपको रेडियस नज़र आ रहा है। आप यूँ समझ लें कि इस सर्कल में ना जो रेडियस है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और जो थीटा बन रहा है यानी जिसको सेंट्रल एंगल कह रहे हैं वो थीटा को कह रहे हैं, वो π/रेडियन बन रहा है। और अब हम फाइंड क्या करेंगे, हमने फाइंड भी दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि हमें आप समझ लें कि ये फिगर है और इसमें एक आर्क है जिसकी हमने लेंथ निकालनी है, और उसके अलावा फिगर में एक सेक्टर है उसका हमने एरिया निकालना है। तो ये जो दो फार्मूलाज मैंने आपसे कहा था कि यूज़ होंगे, तो हम ये यूज़ करेंगे। ये L = r थीटा हम यूज़ करेंगे r की लेंथ निकालने के लिए, ठीक, और ये वाला जो फार्मूला है हम ये यूज़ करेंगे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इस फार्मूला को यहाँ पे लेते हैं आंसर के लिए। L = r थीटा, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब हमें सिंपल जो है वो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देनी है। L तो देखिए हमने फाइंड करना है, इस वजह से L को एज इट इज़ नीचे उतार लें। जो R है वो R की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, आप वो यहाँ पे पुट कर लें। आप सिर्फ 5 पुट कर लें तो भी ठीक है, सेंटीमीटर और जो भी यूनिट्स हैं वो हम बीच में पुट नहीं करते क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हम आंसर्स में भी पुट कर सकते हैं। तो हम आंसर में मेंशन करते हैं कि अभी फ़िलहाल हम जस्ट नंबर्स लिख रहे हैं। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि π/3 रेडियन है, तो इस तरह से मैं जस्ट π/3 ले रही हूँ, रेडियन में पुट नहीं कर रही, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी दोनों वैल्यूज़। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 5 को एज इट इज़ लिखें और पाई की जगह पे आप 3.1416 की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जब क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे हमने पाई की जगह 3.1416 की वैल्यू पुट की थी। तो आप पाई की जगह पुट करते हैं 3.1416 की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे 3 था तो 3 ही रहने दें। अब सिंपल आपने ये करना है कि 5 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.236, ये मैंने ले लिया 5.236। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं यूनिट एंड में लगाऊंगी, तो इस क्वेश्चन में जो रेडियस की मेजरमेंट थी उसमें रेडियस जो था वो सेंटीमीटर की यूनिट में दिया गया था, तो ये सेंटीमीटर का यूनिट जो है वो हम आंसर में लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखें तो आप थर्ड वाले को देखें। थर्ड वाला जो है ये 5 से बड़ा है, तो ये जो 3 है ये एक स्टेप आगे जाके 4 बन जाएगा, यानी आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 5.24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरीके से ठीक है, जिस तरह से आप करना चाहें यहाँ तक ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ निकाल ली आर्क की। अब सेकंड चीज़ हमारी रह गई है कि जो सेक्टर है उसका हमने एरिया निकालना है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये मैं वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ। एरिया की वैल्यू है 1/2 r² थीटा। अब इसमें आपने यही वैल्यूज़ जो हैं थीटा और रेडियस की यहाँ पुट करते जाना है। जैसे 1/2 आपने एज इट इज़ लिख दिया, आर की वैल्यू थी 5, वो आपने पुट कर दी, यूनिट हम एंड में पुट करेंगे। थीटा की जो वैल्यू है ये π/3 है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि रेडियस का हमने स्क्वायर लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम रेडियस का स्क्वायर ले लेते हैं। रेडियस का स्क्वायर यानी 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। एक काम हम यहाँ पे और करते हैं कि पाई की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे इस जगह पे 3.1416 पुट की थी, तो यहाँ पे भी हम वही पुट कर देते हैं, तो ये आगे 3.1416 और डिनोमिनेटर में आपको 3 नज़र आ रहा है, आपने 3 एज इट इज़ पुट कर दिया। अब मैं करने ये लगी हूँ कि पहले मैं न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एंड में जो इसकी वैल्यू आएगी उसको उसके साथ इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया 25 के साथ 3.1416 को, तो आपको 78.54 मिला। 78.54 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें जो डिनोमिनेटर्स में है, तो ये आपके पास 6 आ गया। अब जस्ट आप इनको डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 13.09। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये कि आपको ये बात पता है कि एरिया जो होता है उसका जो भी यूनिट हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो या डेसीमीटर हो, उसके यूनिट में स्क्वायर ज़रूर आता है। यानी अब आप ये देखें कि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें जो यूनिट गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो अब जो एरिया है ना, एरिया के साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि आपने छोटी क्लास में जब एरिया निकाला हुआ है तो हम हमेशा जो भी वैल्यू होती है यूनिट की उसके साथ स्क्वायर लगाते हैं। अगर ये मीटर में क्वेश्चन होता है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर डेसीमीटर में होता है तो डेसीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, इस तरह से जो है वो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 पे आए। पार्ट 2 में भी हमें रेडियस और थीटा गिवन है, जिस फ़र्क ये है कि पार्ट 1 में रेडियस और थीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट थी और यहाँ पार्ट 2 में रेडियस और थीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अब आप एक के साथ और भी देखें कि यहाँ पे एक और चेंज भी आया है कि एक तो ये कि पिछले वाले जो पार्ट में हमें थीटा रेडियंस में दिया गया था, जबकि इस पार्ट में हमें थीटा डिग्रीज़ में दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास थीटा रेडियंस में होना चाहिए, और अगर किसी और फॉर्म में आया डिग्रीज़ या मीटर, डिग्रीज़ या मिनट्स या सेकंड्स में आया, तो हम उसको चेंज करके दोबारा रेडियन में लाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हम थीटा को चेंज कर लेते हैं इनटू रेडियंस, और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है और सीखा है कि डिग्री में अगर हमारी वैल्यू है तो हम उसको रेडियंस में कैसे लेके जाते हैं। हम ये करते हैं, जो भी हमारे पास डिग्री की वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ π/180 के साथ। π/180 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि ये पूरी वैल्यू जो है ये रेडियन में चली जाएगी। यहाँ पे आप कटिंग कर लें, ये देखें 0 और 0 कट हो रहे हैं। इसके अलावा 12 और 18 की जो कटिंग है वो आप 6 के साथ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 2π/3 रेडियंस। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा जो थीटा है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है। चलें, अब आप सबसे पहले हमने निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने पिछले पार्ट में भी L = r थीटा यूज़ किया था फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं।
और आपको आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। आर की वैल्यू 12 मीटर है, जिसमें से मैं सिर्फ अभी 12 ले रही हूँ, यूनिट में एंड में पुट करूँगी। और थीटा की जगह पे अब आप 2π/3 लिखेंगे, तो ये आ गया 2π/3, ये हमने पुट कर लिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कटिंग हो रही है, और वो कटिंग है 3 और 12 की। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आपने ले लिया। अब आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 हो गया 8π, तो ये आपके पास आ गया 8π। यहाँ पे अब आप जो है वो पाई की वैल्यू पुट करते हैं। हम पाई की वैल्यू पहले पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और अब मैं बाद में पाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ। पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू है 3.1416, वो हमने ले ली। और अब इसको जस्ट हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 25.1328 आ रही है। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप राउंड ऑफ में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, 3 लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, 4 भी वैसे ठीक है, इस मसला कोई नहीं है। लेकिन चलिए हम एक काम करते हैं, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिए थे, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेते हैं। इसके लिए करना ये होता है कि अगर आपने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लेने हैं तो आपने थर्ड वाले को देखना होता है। अगर ये 5 या 5 से छोटी वैल्यू है तो फिर ये होगा कि ये जो 7 वाला नंबर है ये एक स्टेप इंक्रीज़ नहीं होगा और ये 3 ही रहेगा। तो आपके पास आ गया 25.13, ये वैल्यू आ गई। और अब देखें, चूँकि क्वेश्चन मीटर में था तो अब आप इसके साथ भी, लेंथ के साथ भी मीटर लगा दें। तो हमने आर की लेंथ निकाल ली। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने लगे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2 r² थीटा। ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब आप जस्ट जो है यहाँ से पुट करते जाएं। आर की वैल्यू जो है वो 12 है गिवन, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। थीटा की वैल्यू 2π/3 है, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दी। अब इसके बाद आपने 12 का स्क्वायर लेना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, मैंने ये लिख दिया। और 2 और 3, ये देखें ये मैंने वैसे लिख दिया। साथ ही मैं एक काम और कर देती हूँ कि पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। 3.1416 मैंने यहाँ ये पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ना कुछ कटिंग हो रही है। जैसे कि ये देखें, ये 2 और ये 2 की हो रही है, इसको तो आप इधर ही कट कर दें। इसके बाद फिर आप बाकी जो है 144 के साथ 3.1416 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 144 के साथ 3.1416 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू 4523904 मैंने ये लिख दी। डिनोमिनेटर में 3 था तो वो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसके बाद आप इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दें। तो हम डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ, और ये आपके पास आ गया 150.7968। अब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ इस तरह से कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद अगर आपने 2 नंबर्स लेने हैं तो आप पॉइंट के बाद थर्ड नंबर को देखें। थर्ड नंबर ये देखें 5 से बड़ा है तो ये एक स्टेप इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन चूँकि ये 9 है तो फिर आप इसको जब इंक्रीज़ करेंगे ये 10 बन जाएगा और 10 का 1 यहाँ चला जाएगा, यानी आप यूँ समझ लें कि पूरा नंबर जो है ये 80 बन जाएगा। तो 150.80। और अब आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन मीटर में था और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एरिया की वैल्यू होती है उसमें स्क्वायर आता है। तो इसको आपने जस्ट मीटर नहीं लिखना, आपने इसको मीटर स्क्वायर लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अक्सर ऐसा होता है कि आप एंड में आंसर चेक करते हैं, बुक के एंड में आंसर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब आंसर आता है ना तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यूज़ होती हैं ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। तो अगर बुक के एंड में आंसर डिफरेंट हो तो इससे परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि हमने मैथड बिल्कुल ठीक किया है और हमने जो अपना आंसर निकाला बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 2 भी कम्प्लीट हो गया और एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया।
ये थर्ड और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपको रेडियस और थीटा गिवन है। रेडियस जो है वो 6 डेसीमीटर है और उसके अलावा जो थीटा है वो 60 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स में गिवन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम थीटा जो है वो रेडियंस में लेंगे और अगर कोई और वैल्यू आती है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो सबसे पहले तो ये इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रेडियंस। हमने पिछली एक्सरसाइज जो की थी उसमें हमने सब कुछ पढ़ा हुआ था कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। तो अगर आपने ये आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 की है, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। इन तीनों को प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, 60 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 30 सेकंड्स। जब आप ये लिख लेते हैं तो आपने करना ये होता है कि 60 डिग्री को एज इट इज़ लेना होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मिनट्स की वैल्यू और सेकंड्स की वैल्यू है इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि जो मिनट्स होते हैं उसको हम जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसी ही डिवीज़न होती है 60 से हमारी ये वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब हम सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 3600 के साथ डिवाइड करना पड़ता है और ये वैल्यू भी कन्वर्ट हो जाती है डिग्री में। अब आप 60 डिग्री को एज इट इज़ लिखें और इन दोनों को डिवाइड कर दें। आपके पास आ जाएगा 0.75 डिग्री। इसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, पास वैल्यू आ जाएगी 0.00833। ये आपने ले लेनी है और उसके बाद इन तीनों को ऐड कर देना है। को आप ऐड करते हैं, आपके पास आ जाएगा 60.7583 डिग्री। ये हमने ले लिया। अच्छा, अभी जो है ना हमारा पूरा ये थीटा का मसला हल नहीं हुआ। अभी तो हमने प्रॉपर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। अब मैं करने ये लगी हूँ कि पाई को मैंने अभी नहीं छेड़ना, सिर्फ मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। 7 पाई लगा रहने देते हैं। जब हम मज़ीद आगे जब इसकी लेंथ या बाकी आगे वैल्यूज़ निकालेंगे एरिया की तो फिर उस वक्त हम पाई वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी इन दोनों को मैं डिवाइड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जब इन दोनों की डिवीज़न की तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स आ रहे थे। तो मैंने ये किया है कि पॉइंट के बाद मैंने 3 लेने थे। तो मैंने देखा कि 4th नंबर पे 5 मौजूद है, इसकी वजह से मैंने 7 को एक स्टेप इंक्रीज़ कर दिया और मैंने ले लिया 0.338। तो ये मैंने इस तरह से ले लिया। इस तरह से ये हुआ कि जो हमारा एंगल था जो कि डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में गिवन था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इंटू रेडियंस। अब निकालने हम लगे हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए मैं फार्मूला ये रही हूँ आर थीटा का। तो आर मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास किसके इक्वल था। ये देखिए, आर जो था 6 डेसीमीटर के इक्वल था, जिसमें से हम फ़िलहाल जो है वो सिर्फ 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 6 की, जबकि थीटा आप देख चुके हैं कि मैंने अब रेडियंस में क्या कन्वर्ट किया था। मैं उसकी वैल्यू ले लेती हूँ 0.338 अब आप 6 को एज इट इज़ लिखें, 0.338 को एज इट इज़ लिखें और पाई की वैल्यू पुट कर दें। तो जो पाई की वैल्यू है वो है 3.1416। ये हमने ले ली। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास ये बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। आप पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर लेना चाहते हैं तो आप तीसरे को देखें। ये जो है ये 5 से छोटा है तो इसी वजह से 7 ही रहेगा। आप इसको जस्ट 6.37 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6.37 ले लिया और क्वेश्चन में चूँकि यूनिट डेसीमीटर का था तो आपने यहाँ पे भी डेसीमीटर लगा लिया और ये हमारी आ गई लेंथ की वैल्यू। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम 2 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2r² थीटा। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं जस्ट वैल्यू पुट करती हूँ। जैसे आर की वैल्यू जो है वो 6 है, हमने ये पुट कर ली और थीटा की वैल्यू है 0.338 पाई, ये पुट कर ली हमने। अब आप 6 का स्क्वायर ले लें विच इज़ इक्वल टू 36। 0.338 को एज इट इज़ लिखें, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.1416
416। अब आपने करना ये है कि सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद कैलकुलेटर, जो भी वैल्यू आए आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की है इन सब की, जो न्यूमरेटर्स में नंबर्स थे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही थी। ये वैल्यू आप बेशक मत लिखें अभी, आप इसी वैल्यू को कैलकुलेटर पे यहीं पे जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं डिवाइड करने लगी हूँ इस पूरी वैल्यू को 2 के साथ। तो ये देखिए ये मेरा आंसर आ गया। और ये आंसर भी अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक लिखना चाहते हैं, तो आप ये देखें जो तीसरा नंबर आ रहा है ये 3 आ रहा है, जो कि 5 से छोटा है, तो इस वजह से ये जो 1 है ये इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 19.11 आ गया, 1 और चूँकि क्वेश्चन हमारा जो है वो डेसीमीटर में था, आप देख सकते हैं। तो एरिया में आपको पता है हमने स्क्वायर लगाना होता है, तो ये आ गया डेसीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपकी बुक में आंसर थोड़ा चेंज हुआ तो उससे आपने परेशान नहीं होना। आपके पॉइंट के पहले जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं, कैलकुलेशन में इतना फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया। Question number 2. A central angle in a circle of radius 4 cm is 75 degree. Find the length of the intercepted arc and area bounded by the sector. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना। ये देखने में आपको डिफरेंट लग रही है, लेकिन इसमें चीज़ें वही हमने निकालनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो भी सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो आप इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर ले लें। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो सेंट्रल एंगल है ना वो 75 डिग्री है। तो सेंट्रल एंगल जिसको हम थीटा लिखेंगे वो 75 डिग्री है, हमने वो ले लिया। अब आपने निकालना क्या है, आपने लेंथ निकालनी है आर्क की, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी निकाल रहे थे। तो लेंथ हमने निकालनी है, जबकि साथ हमें सेक्टर का एरिया भी निकालना है, तो एरिया भी मिसिंग है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से हो गया है जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फार्मूला लगाएंगे L = r थीटा। लेकिन पहले आप ज़रा थीटा पे देखें, ये थीटा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री में है, हम इसको रेडियन में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, यहीं पे आप 75 को मल्टीप्लाई करते हैं विथ π/180 के साथ, तो ये चला जाएगा रेडियन में। मैंने इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, 75 डिवाइड बाई 180, तो ये हमें 5/12 दे रहा है। तो 5/12 आप ले लें और 5/12 के साथ आप पाई लिख दें। तो इस तरह से हमारा जो थीटा था जो कि डिग्रीज में था रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इजीली लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, आर की वैल्यू 4 वो पुट कर दें और इस तरह से 5/12 और साथ में पाई लिख दें। यहाँ पे आप चाहें तो 4 और 12 को कट कर दें, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो ये हो गया 5π/3। सही। अब आप ये करेंगे कि 5/3 को एज इट इज़ लिखें और पाई की जगह पुट करते हैं पाई की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 3.1416। ये हमने पुट कर दी। अब जस्ट मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ वैल्यू से, जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू आ रही थी, इसको इधर ही आप डिवाइड करते हैं विथ 3, ये देखें, तो आपके पास आ गया 5.236 5.236 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ आर्क का। अब आप आ जाएं एरिया ऑफ सेक्टर पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं फार्मूला लिखती हूँ, A = 1/2 r² थीटा, और आप वैल्यूज़ पुट कर दें। आर की वैल्यू जो है 4 है, लेकिन स्क्वायर में पुट करें क्योंकि हमने स्क्वायर लेना है। थीटा की वैल्यू जो है वो 5/12 पाई है, मैंने ये पुट कर दी। अब आप 4 का स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 5 और 12 को एज इट इज़ लिखते हैं और पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं 3.1416। यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करना चाहें तो, जैसे 2 1 ज़ार 2, 2
8 सा 16, ठीक है ना। अब मैं काम करती हूँ 8, 5 और 3.1416 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जो आंसर आएगा उसके साथ 12 को डिवाइड कर देंगे। देखें हमारे पास सारे न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू आ रही है 125.664, इसको आप 12 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ गया 10.472, और साथ में जो क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो एरिया में आपको पता है स्क्वायर लगाते हैं, तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमने एरिया भी निकाल लिया और लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल ली। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। और उसके बाद इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हमें लेंथ दी गई है और रेडियस दिया गया है। तो जरा स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। आप यूज़ करें कि आपको ये सर्कल गिवन है, ठीक है, फिगर में नहीं दिया गया, सॉरी क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में आप देखें यहाँ पे बात हो रही है एक तो सेंट्रल एंगल की और एक तो है सर्कुलर सेक्टर। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको सेक्टर का पहले बता दिया है। सेक्टर क्या होता है, जो सर्कल होता है उसमें अगर आप 2 रेडियस ड्रॉ करें, जैसे एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, और उसके अलावा एक आर्क, आप ये देखें ये एक आर्क है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्क क्या होती है। ये आर्क की लेंथ है l और ये 2 रेडियस हैं। अब ये जो स्पेस है जो अंदर की तरफ आ रही है, किसके अंदर आ रही है, 2 रेडियस के दरमियान में और आर्क के दरमियान में, उसे हम कहते हैं कि ये होती है सेक्टर, ठीक। तो इस सेक्टर की बात हो रही है, एक सर्कल के सेक्टर की, ठीक है। और दूसरा सेंट्रल ऑफ एंगल क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 रेडियाई होते हैं उनके दरमियान में ना एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा कहते हैं, और वो थीटा एंगल जो होता है उसको वो सेंट्रल एंगल कह रहे हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में करना ये है कि थीटा एंगल निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए थीटा एंगल गिवन नहीं है, जबकि गिवन आपको क्या चीज़ है, आपको ये लेंथ गिवन है जो कि आर्क की लेंथ है, और उसके अलावा जो इसमें 2 रेडियस बन रही हैं उनकी मेजरमेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमने आर्क लेंथ और रेडियस की मेजरमेंट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन में जो थीटा एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो हम थीटा एंगल है वो रेडियंस में निकालेंगे। अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर को, देखिए मैंने आपको पहले भी 2 फार्मूलाज बताए थे जो कि हमने यूज़ किए थे। उसमें से एक फार्मूला था जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, L=R थीटा। आप ये देखें कि हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, देखें हमें L की वैल्यू गिवन है जो हम यहाँ पुट करेंगे, हमें R की वैल्यू गिवन है जो हम यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ जो थीटा एक रह जाएगा वही तो हमने निकालना है सेंट्रल एंगल, तो हम इजी थीटा निकाल लेंगे। अब अगर आपने थीटा निकालना है तो इसके लिए आप सिंपल यूँ करें कि थीटा के साथ जो ये R की वैल्यू आ रही है इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, ताकि इक्वल किस तरफ से सिर्फ थीटा रह जाए, क्योंकि जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको हम अलग रखते हैं। तो R को हमने उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। अब चूँकि R यहाँ थीटा के साथ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि R उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इस इस R को उस तरफ ले जाएंगे और L के नीचे लिख देंगे क्योंकि वहाँ जाके डिवाइड हो गया, और आप थीटा को यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपको 8 और 4 ये वैल्यूज़ गिवन है, L की जगह आप 8 पुट कर दें नेक्स्ट स्टेप में, और 4 जो है वो आपने R की जगह पुट करना है, आपने 4 पुट कर दिया, सही। अब आप बेशक यूनिट्स पुट ना करें, देखिए अगर आप यूनिट्स पुट करेंगे भी ना तो 8 सेंटीमीटर जैसे समझो यहाँ आएगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। और अब देखिए 8 और 4 की भी कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे वाले 1 को इग्नोर करते हैं, ऊपर आ गया 2, अपनी 2 निकाल लिया थीटा। अब आपने इसके साथ यूनिट क्या लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब भी थीटा निकालेंगे इन क्वेश्चन में तो वो रेडियन में निकलेगा, तो आपने साथ लिखना है रेडियन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अपना एंगल थीटा जो है सेंट्रल एंगल जो था थीटा निकाल लिया और वो निकला हमारे पास 2 रेडियन। अब आप आ जाएँ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से हमें L और R की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने निकालना है यहाँ पे थीटा। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा।
फर्स्ट पार्ट में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये मैंने अप्लाई कर दिया। आप उसी तरह से, जैसे कि आपको पता है सेकेंड पार्ट में भी हमने सेंट्रल एंगल ही निकालना है, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, तो इसके साथ जो आर है उसको उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें। आर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और थीटा इधर ही रह जाएगा। अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं, एल की जगह पुट करते हैं 8.5, ये हमने पुट कर दिया। आर की जगह पुट करते हैं 2.25, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यूनिट्स आप बेशक मत पुट करें, यूनिट पुट करेंगे भी मीटर और मीटर तो उन्होंने कैंसिल हो जाना है, और वैसे भी एंड में जब थीटा आएगा तो उसके साथ हम रेडियन लिखेंगे। अब यहाँ पे आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप आंसर में कितने डिजिट रखना चाहते हैं। अगर हम आंसर में 2 डिजिट्स रखना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि हम तीसरे वाले को फिर देखते हैं। तीसरा वाला जो है अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये 7 वाला 1 नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। तो आप देख सकते हैं तीसरा डिजिट जो है वो 7 है, ठीक है। इस वजह से ये 7 वाला नंबर जो है एक स्टेप इंक्रीज़ कर जाएगा और ये 8 बन जाएगा। तो हम आंसर ले लेंगे 3.78। 3.78 साथ में रेडियन लगाएं और ये आपने थीटा की वैल्यू निकाल दी इन रेडियंस। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे हम आ जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट था उसमें हमें L और R की वैल्यू गिवन थी। देखें फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी L और R की वैल्यू गिवन थी। तो हमने जब थीटा निकालना था तो सिंपल L इज़ इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज़ किया। 2 वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हमने वैसे पुट कर दी और थीटा जो है निकाल लिया। अब यहाँ मसला ये है कि इस L की जगह ना हमें यहाँ पे देखें A गिवन है, R तो है लेकिन L की जगह A गिवन है। अब इससे मसला क्या आ रहा है? इससे मसला ये आ रहा है कि देखिए अगर मैं यही फार्मूला लगाती हूँ जो हम L इज़ इक्वल टू आर थीटा पहले लगा रहे थे, देखिए L इज़ इक्वल टू आर थीटा में निकालती हूँ, निकालना तो अभी भी थीटा ही है, लेकिन देखिए हमें L की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर हमें L की वैल्यू गिवन होती है L की जगह पुट करते हैं, R की जगह पुट करते हैं, थीटा निकाल लेते। अब आपको याद होगा कि हमने एक और फार्मूला भी पढ़ा था इसके साथ, वो था A इज़ इक्वल टू 1/2। ये फार्मूला जो है ये हमने पहले भी यूज़ किया था पिछले क्वेश्चंस में भी, और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी अब यही फार्मूला यूज़ होगा। ये क्यों नहीं हो सकता इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। तो हम ये यूज़ करते हुए हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसकी रीज़न ये है कि देखें इसमें A और R ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से डाल लेंगे A और R में, बाकी रह जाएगा थीटा। थीटा तो हमने निकालना है। अब सबसे पहले तो ये कि थीटा अगर हमने निकालना है तो इस थीटा के साथ जो लगे हुए हैं इनको हमने इक्वल के उस तरफ लेके जाना है ताकि इक्वल के इस तरफ जस्ट थीटा रह जाए और हम थीटा की वैल्यू ईजिली निकाल सकें। सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो 2 है जो कि नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब इस वक्त ये है कि ये डिवाइड हो रहा है। इसको शिफ्ट करते हैं उस तरफ इक्वल के, और ये वहाँ जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ जाके 2A बन जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा r² थीटा। और R1 जो है वो मैंने नहीं लिखा, 1 को आप जस्ट इग्नोर करते हैं। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि मुझे थीटा के साथ इस r² को भी हटाना है, तो r² इस वक्त थीटा के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ। और अगर मैं r² को वहाँ शिफ्ट करूँगी तो वहाँ जाके r² डिवाइड हो जाएगा 2A के नीचे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक। अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। जैसे आपने 2 को एज इट इज़ लिखें और A के साथ आपने पुट कर दिया 45, जबकि R जो है उसकी वैल्यू है 10.70। आप उसको पुट करें 10.70, लेकिन साथ में आपने लगाना है स्क्वायर, क्योंकि ये देखें r² है तो r²। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 45 ये तो 90 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 10.70 का स्क्वायर लेंगे, 10.70 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 114.49। 114.49। अब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ये देखें डिवीज़न के बाद आपके पास ये बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखना चाहते हैं तो आप ये देखें तीसरा वाला डिजिट देख लें। तीसरा वाला डिजिट जो है ये 5 से बड़ा है, इसीलिए ये जो 7 वाला नंबर है 8, ये 9 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.79। आप यहाँ पे ले लेंगे 0.79 रेडियन।
तो इस तरह से हमने इस पार्ट में भी थीटा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमने ये फार्मूला यूज़ नहीं किया बल्कि ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब आप आ जाएँ फोर्थ पार्ट पे। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें आप देखें ए और एल की वैल्यू गिवन है हमारे पास और थीटा निकालना है, जबकि पिछला वाला जो हमने किया था उसमें हमारे पास ए और आर की गिवन थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले जैसे हम फार्मूले यूज़ करते रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और मैंने आपसे कहा था वो इस थर्ड पार्ट में यूज़ नहीं होगा और हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। लेकिन अब फोर्थ पार्ट में ये मसला है कि ये फार्मूला भी हम यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ए तो गिवन है जैसे यहाँ गिवन था, लेकिन उस वक्त हमारे पास आर गिवन था, यहाँ एल आ गया है। अब इसकी रीज़न ये हो गई है कि चलिए मैं आपको हम दोनों फार्मूलाज लिखती हूँ और बताती हूँ मसला इसमें क्या आ रहा है। एक तो फार्मूला हमने ये पढ़ा था ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, मैं वो यहाँ पे ये लिखती हूँ। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फिर क्वेश्चन में एल और आर होने चाहिए थे, जो हम यहाँ पुट करते और थीटा निकाल लेते, ठीक है। इसलिए ये तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे आर नहीं है, एल तो है, आर नहीं है, इसीलिए हम नहीं यूज़ कर सकते। ये वाला फार्मूला में मसला ये आ रहा है कि अगर हमें एरिया गिवन है तो एरिया के साथ भी फिर आर की वैल्यू होनी चाहिए थी कि एरिया और आर को हम पुट करते और थीटा को हम निकाल लेते। इसलिए अब हम इसमें भी मसला आ रहा है और इसमें भी मसला आ रहा है, ठीक है ना। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हम सॉल्व किससे करेंगे। हम सॉल्व इसी से करेंगे, लेकिन हम हेल्प इस फार्मूला की लेंगे। किस तरह से, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है ना, तो हमें एरिया के साथ साथ आर की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए थी, ताकि ए और आर पुट करके थीटा निकालते। हमें आर की वैल्यू मालूम नहीं है, उसकी जगह हमें एल दिया हुआ है। तो इसका सिंपल सी रीज़न ये है कि हम आर की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम किस तरह से लेकर आते हैं। किस तरह से लेकर आते हैं, हम इस फार्मूला से लेकर आएंगे। और इससे कैसे लेकर आएंगे, देखें इसमें आर आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ से आप आर को अलग करते हैं, यानी आर को इधर आनते हैं, थीटा जो कि आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा को उस तरफ ले जाएं और थीटा एल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखें। तो इस तरह से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। नंबर्स के फॉर्म में नहीं निकाली अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, लेकिन हमने निकाल तो ली। अब हम इजीली जो है इस तरफ आएंगे और यहाँ के आर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें आर नहीं चाहिए, इसमें आर के बगैर बाकी अल्फ़ाबेट्स चाहिए, क्योंकि हमें आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं हुई। आर की वैल्यू भी नहीं पता और थीटा की भी नहीं पता, तो दो अननोन्स के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हम आर का मसला हल करने लगे हैं। तो अब आप ये करें कि इस फार्मूला को नीचे लिखें, लेकिन अब आर की जगह आप एल बाय थीटा पुट करें, क्योंकि आर की वैल्यू एल बाय थीटा आ गई है, हमने वो पुट कर दी। लेकिन देखिए मैंने बाहर ब्रैकेट के पास स्क्वायर भी लगाया है, क्योंकि ये आर स्क्वायर था, तो अंदर अगर मैंने आर की वैल्यू पुट की है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाएं, इस तरह से ये पूरा आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, सही। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 को एज इट इज़ रखें और इसको ना इसका स्क्वायर ले लें, एल का स्क्वायर लें एल स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर लें थीटा स्क्वायर, ये देखें। और ये वाला थीटा यहाँ आ गया। अब आप ये देखें, एक थीटा इस नीचे वाले एक थीटा को कैंसिल कर देगा। अब आपके पास क्या रह जाएगा, आप ये देखें, आपके पास रह जाएगा, 1 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, न्यूमरेटर में आपके पास एल स्क्वायर रह जाएगा, डिनोमिनेटर में एक 2 और एक थीटा रह जाएगा, ये देखें। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरे पास वैल्यू है, 3 मुझे वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ए एल और थीटा। ए और एल तो मैं आराम से यहाँ से ले लूँगी और थीटा जो तीसरा रह गया है वो मैं निकाल लूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर का मेरा मसला भी हल हो गया। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करें, सबसे पहले ना आप इस पूरे जो 2 थीटा है ना उसमें से जस्ट थीटा लें और थीटा को उस तरफ ले जाएं, ठीक है ना। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी होती है ना उसको कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो और वैसे और ना डिनोमिनेटर में रखते हैं और ना किसी के साथ उसको अटैच होना चाहिए। तो थीटा का मसला ये है कि एक तो डिनोमिनेटर में आ रहा है और उसके साथ एक 2 भी आ रहा है, तो मैंने दोनों चीज़ें ख़त्म करनी है। सबसे पहले तो मैं यूँ करती हूँ कि थीटा को वहाँ ले जाती हूँ, अभी जैसे मैंने बताया थीटा डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो ये वहाँ चला गया थीटा ए के साथ और इस तरफ क्या रह गया, इस तरफ रह गया एल स्क्वायर बाय 2। अब थीटा ऊपर न्यूमरेटर में आ चुका है, वो मसला तो हल हो गया, लेकिन अब थीटा के साथ इस ए को भी हटा दें।
अब थीटा और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए हट के जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एल स्क्वायर के नीचे जाके और 2 के साथ लग जाएगा इस तरह से। यहाँ पे सिर्फ थीटा रह गया। अब आप यूँ करें, इसको मैं इस तरफ लिख देती हूँ। अब आप यूँ करें, सिंपल वैल्यूज़ पुट करते जाएं। जैसे एल की जगह आप ये देखें, एल की वैल्यू 10 थी तो एल की जगह अब मैं 10 पुट कर रही हूँ, लेकिन एल स्क्वायर है ना, इस वजह से 10 की वैल्यू पुट करके आपने स्क्वायर लेना है। और उसके बाद देखें कि 2a आ रहा है तो आपने 2 लिखा नीचे और a की वैल्यू 100 थी, आपने वो यहाँ पे पुट कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 10 का स्क्वायर लें तो वो 100 आता है, जबकि नीचे देखें 200 बन गया। अब आप 0 और 0, ये दो नीचे वाले 0 ऊपर वाले 2 0 से कट गए और ये आपके पास आ गया 1/2। और आपको पता है 1/2 को फिर हम 0.5 भी लिख सकते हैं रेडियन। तो इस तरह से हमने 2 फार्मूलाज यूज़ करते हुए अपना 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और एल और थीटा की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, यानी कि हमें आर की वैल्यू निकालनी है जबकि एल और थीटा गिवन है। तो इसमें देखने से ही नज़र आ रहा है कि हम ये वाला फार्मूला ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एल और थीटा हम पुट कर देंगे और यहाँ जो आर रह जाएगा वो तो हमने निकालना है, वो हम ईज़िली निकाल लेंगे। अब सबसे पहले जो है आर को अगर हमने फाइंड करना है तो आर के साथ देखें थीटा यहाँ नहीं होना चाहिए, थीटा को मैं वहाँ ट्रांसफ़र करूँगी। थीटा जो कि आर के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब थीटा उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके एल के नीचे डिवाइड हो जाएगा और आप ये लिख देंगे L/थीटा और इस तरफ आपके पास आ गया आर। अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, एल की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू है पाई। ये अब आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू होती है 3.1416 और इस तरफ आ गया आर। अब आप इनको डिवाइड करते हैं। ये देखें, डिवाइड करने से आपके पास ये बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। आप पॉइंट के बाद 2 नंबर अगर लेना चाह रहे हैं पॉइंट के बाद, तो तीसरे को देखें। तीसरा जो है ये 5 से छोटा है, इसीलिए 7 एक स्टेप इंक्रीज़ नहीं करेगा और ये 7 ही रहेगा और हम 1.27 ले लेंगे। इस तरह से हमारे पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं जो हमें चाहिए वो हमारे हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ यूनिट क्या लगाना है। अब आप क्वेश्चन पे देखें, इसको देखें। क्वेश्चन में जो एक मेजरमेंट ऑलरेडी दी गई थी, लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो रेडियस की भी जो मेजरमेंट लेंगे हम फिर वो सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि रेडियस भी आपको पता है लेंथ ही होती है। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमने इसके साथ भी सेंटीमीटर ले लिया, तो आपका फर्स्ट पार्ट बना कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम देखें कि हमें एल और थीटा फिर गिवन है जैसे पहले गिवन था, और हमने आर की वैल्यू निकाली थी जो कि ईजिली हमने इस फार्मूला से निकाल ली थी। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि थीटा जो है वो डिग्रीज़ में आ रहा है और आपको पता है हम डिग्रीज़ में नहीं लेते, हम थीटा को रेडियन में लेते हैं। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो डिग्रीज़ में वैल्यू हो अगर उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जो डिग्री की वैल्यू होती है उसे π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद पाई की जगह 3.1416 पुट करते हैं, नीचे आके 180 आपने वो लिख दिया। अब आप सिंपल न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आया उसे 180 से डिवाइड कर दें। ये देखिए मेरे पास न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद 0.2618 आ रहा है, तो ये मैंने ले लिया 0.2618 और इसके साथ रेडियन लिखें क्योंकि हम रेडियन में आंसर दे चुके हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ये फार्मूला यूज़ किया था, यही वाला आप दोबारा यूज़ करेंगे। L = r थीटा, तो रेडियस को आप इधर ही रखें और थीटा को वहाँ ले जाके डिवाइड करते हैं, जो कि एल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की वैल्यू जो है वो हमें 6 गिवन है, तो एल की जगह हमने 6 पुट कर दिया और थीटा की वैल्यू अभी हमने रेडियंस में निकाली है, विच इज़ इक्वल टू 0.2618, तो 0.2618 ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 22.91 और बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप ये करें कि पॉइंट के बाद थर्ड नंबर को देखें। ये देखें, ये जो है ये 5 से बड़ा है, इसीलिए ये 1 एक स्टेप आगे जाके 2 बन जाएगा और हम आंसर ले लेंगे 22.92। 22.92 क्वेश्चन जो है उसमें
आप देख सकते हैं कि मीटर में हमें लेंथ गिवन है, तो मैं रेडियस के साथ भी मीटर ही लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस पार्ट में भी जो सेंटीमीटर वैल्यू थी लेंथ के साथ वही रेडियस के साथ लगाई थी, तो यहाँ पे एल के साथ मीटर गिवन है तो रेडियस के साथ भी आप मीटर ही लगाएंगे। थर्ड पार्ट में देखें आपको एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू दी है 5/4 रेडियन, और अब हमने निकालना है रेडियस। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हमारा L = R थीटा वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, इसमें आपने यूज़ करना है एरिया का फार्मूला जो कि है 1/2 R² थीटा, और इससे हम ईज़िली निकाल सकते हैं R की वैल्यू। अच्छा, अब अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हम जस्ट यूँ करते हैं कि 2 और थीटा को यहाँ से अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले जो 2 है 2 को A की तरफ ले जाएं, और 2 यहाँ पे इस वक्त डिवाइड हो रहा है तो 2 उस तरफ जब जाएगा इक्वल के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2A, और इस तरफ रह गया R² थीटा। सही है। अब इसके बाद आपने ये करना है कि थीटा को अलग करना है। थीटा जो है वो R² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थीटा जब वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2A के नीचे, ये देखें। अब आपने जस्ट जो है वो एरिया की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास रेडियस आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप एक काम करें, ये देखें जो थीटा की वैल्यू गिवन है ना ये फ्रैक्शन में है, तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें ज़रा सॉल्व करने मुश्किल हो जाएगी। आप थीटा को थोड़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद इस जगह जाके पुट करें। सॉल्व इस तरह से कि आप पाई की वैल्यू लिखें 3.1416 और 4 के साथ इसको डिवाइड करें। ये देखिए जब आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.7854 आ गया, ये आप ले लें 0.7854। इस तरह से आसानी ये हो गई है कि मुझे अब फ्रैक्शन नहीं पुट करनी पड़ेगी, आराम से मैं डेसिमल वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, ए की जगह 200 और थीटा की जगह 0.7854। इसको आप सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से। ये देखें ये तो 400 बन रहा था ना, इसलिए मैंने इसको 400 लिखा और डिवाइड कर दिया इसके साथ। ये आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई है। इसमें से आप सारी बेशक मत लें, आप पॉइंट के बाद 2 नंबर्स ले सकते हैं। ये पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देखें ये 4 है, चूँकि ये 5 से इसकी वैल्यू कम है इसीलिए 9 एक स्टेप इंक्रीज़ नहीं करेगा और आपका आंसर 509.29 आ जाएगा, 09.29। अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमें तो R की वैल्यू चाहिए थी, ये तो R² आ रहा है, तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट से ये होगा कि ये जो एक्सपोनेंट 2 है ना ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और हमें R² की बजाय जस्ट R की वैल्यू मिल जाएगी। आपने जस्ट इसका आप स्क्वायर रूट लेना है। अभी हम स्क्वायर लेने लगे हैं 509.29 का, और वो आ जाएगा, ये देखें ये नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लें तो उसके लिए आपको 3 नंबर तक देखना पड़ता है। ये तीसरा नंबर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये 5 से बड़ा है, इसीलिए ये 7 वाला नंबर जो है 6 ये एक नंबर स्टेप इंक्रीज़ कर जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 22.57। ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है स्क्वायर रूट जो है इसका 22.57। तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई R की और हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें A और L की वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? इसका मसला ये है कि अभी हमने थर्ड पार्ट किया है ना, उसको तो हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि उसमें ये देखें A और थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, A और थीटा की वैल्यू पुट की और R की आसानी से निकाल ली थी। यहाँ पे A और थीटा गिवन नहीं, यहाँ पे A और L गिवन है। अब इसमें मसला क्या होगा ये देखें, अगर तो मैं A इज़ इक्वल टू 1/2 R² थीटा का फार्मूला लिखती हूँ तो उसमें रीज़न ये आ जाएगी कि मैं A की वैल्यू तो पुट कर दूँगी, मुझे थीटा की वैल्यू नहीं पता, मुझे A और थीटा की चाहिए थे ताकि मैं R निकाल सकूँ। मुझे तो L की वैल्यू गिवन है तो थीटा कहाँ से लाऊँ? तो अब हमें थीटा का मसला हल करना है ताकि A और थीटा की वैल्यूज़ पुट करें और R निकालें। तो इसमें अब आप ये करेंगे कि आपने दूसरा जो फार्मूला पढ़ा है L इज़ इक्वल टू R थीटा, आप वो यूज़ करेंगे और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल के उसको दे देंगे। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? R मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, R को उस तरफ ले जाएं, वहाँ जाके R हो जाएगा डिवाइड और आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो जाएगी यहाँ से। अब आप इस थीटा की वैल्यू को उधर जाके पुट करेंगे। थीटा का मसला आ रहा है ना, हमारे थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो थीटा का क्या करें? इसलिए आप A को एज इट इज़ लिखें और थीटा की जगह आप पुट कर दें L/R।
आप देखें कोई थीटा इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि हमें थीटा मालूम ही नहीं है तो हमें थीटा चाहिए ही नहीं। अब थीटा का मसला हल हो गया है। जैसे थीटा की जगह हमने L/R पुट किया, थीटा ख़त्म हो गया। अब आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाला एक आर ऊपर वाले स्क्वायर से कट करते हैं। अब देखें क्या रह गया आपके पास, न्यूमरेटर में R और L रह गया और नीचे रह गया 2। अब यहाँ से हम इजीली A की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे और R निकल आएगा। इसके लिए बस आप थोड़ा सा जो है नंबर्स को इधर उधर करते हैं। जैसे 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें और इसी तरह से L जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ ले जाके डिवाइड करवा दें। ये आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू 100 और इस तरह से L की वैल्यू पुट करते 10। अब आप ये देखें कि इधर का एक ज़ीरो इसके एक ज़ीरो से कट हो रहा है और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 20। और जो क्वेश्चन में देखें डेसीमीटर यूज़ हो रहा है तो आप इसके साथ लिख दें डेसीमीटर। इस तरह से आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगी हूँ। अ 30 इंच pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings. अच्छा, आपने देखी होंगी वो घड़ियाँ जो अक्सर दीवार पे लगी होती हैं जिनके साथ पेंडुलम लगा होता है। तो ये उस घड़ी की बात हो रही है, उस घड़ी के पेंडुलम की बात हो रही है। आप ये मैंने एक सर्कल बनाया, आप समझे ये एक घड़ी है और इसके साथ अगर पेंडुलम है तो पेंडुलम जो होता है, जो सेंटर होता है ना, सेंटर से वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, सीधा स्ट्रेट नीचे जा रहा होता है। ये आप समझ लें कि ये एक पेंडुलम है। और आपको बात पता है कि जब पेंडुलम मूव करता है तो पेंडुलम जो मूव करता है ना वो इस तरह से मूव करता है, ये इस तरह से मूव करता है। और अगर ये इस तरह से मूव करता है तो आप अगर इस पर गौर करें तो ये एक तरह से यहाँ से अगर यहाँ तक मूव कर रहा है, यूँ मूव कर रहा है तो ये एक सर्कल की आर्क बन रही है। तो इसीलिए इस वाले इतने पोर्शन को जहाँ तक वो मूव कर रहा है हम आर्क ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 30 इंच पेंडुलम लिखा है ना, 30 इंच, और मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक ये पेंडुलम है। और अगर ये 30 इंच पेंडुलम है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 30 इंच। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम तो है, लेकिन आपको ये पता है कि जो एक सर्कल होता है उस सर्कल में सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो वो रेडियस भी तो होता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो पेंडुलम की लेंथ है ना, इसको हम एज आ आर लेंगे। मैं यहाँ भी लिख भी देती हूँ कि इसको हम आर ले रहे हैं क्योंकि पेंडुलम की लेंथ रेडियस भी बन रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई हुई है कि जब ये पेंडुलम स्विंग्स करता है तो उस वक्त ये एक एंगल बनाता है और वो एंगल होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जब समझे कि पेंडुलम स्विंग कर रहा है ना तो ये 30 डिग्री का एक एंगल भी बना रहा है जिसको आप थीटा ले लें। ठीक, तो हमने आर और थीटा ले लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा है कि आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है इंचेस में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब पेंडुलम मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट जब जहाँ जिस जगह पे हो रही होगी वो इस तरह की मूवमेंट होगी कि जैसे वो एक आर्क ऑफ द सर्कल पे मूवमेंट हो रही है। और उसी आर्क ऑफ द सर्कल की हमने निकालनी है लेंथ, और वो भी इंचेस में। तो लेंथ हमने निकालनी है। दरअसल ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पीछे कर चुके हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि ये एक एज अ स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है तो इससे डिफरेंट लग रहा है। लेकिन देखिए जब मैंने ये वैल्यूज़ लिखी आर थीटा और एल तो आपको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं। तो अब अगर हमने एल की वैल्यू निकालनी है तो हम इस एक्सरसाइज में 2 फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। एक एल इज़ इक्वल टू आर थीटा यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरा था एरिया वाला, लेकिन वो मैं लिख नहीं रही क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसी से मैं ईज़िली एल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। किस तरह निकाल सकती हूँ, देखिए मुझे आर और थीटा गिवन है ना, तो मैंने आर और थीटा पुट कर देना, मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक इसमें जो है ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमें थीटा गिवन है वो डिग्रीज़ में गिवन है और आपको पता है हम डिग्रीज़ में थीटा नहीं लेते, हम रेडियंस में लेते हैं। तो मैं थीटा को साइड पे कन्वर्ट करके रेडियंस में ले जाऊँगी, फिर मैं अपना आंसर निकालूँगी। तो आप साइड पे ले सकते हैं कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है और इसको अगर हमने रेडियन में लेके जाना है तो हम क्या करते होते हैं, जो भी वैल्यू होती है डिग्रीज़ में आप उसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं, 0 को आप 0 से कट कर लें और 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो न्यूमरेटर में जस्ट जो है वो इस वक्त पाई रह चुका है, आपने पाई
दिया और डिनोमिनेटर में 6 है वो आपने 6 लिख दिया। अब आप इधर इसी के साथ ही पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1416, नीचे 6 आ रहा है, 6 लिख के डिवाइड कर दें। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया इन दोनों को तो मेरे पास जो है वो क्या आ गया 0.5236। मैं ये ले लूँगी 0.5236 और साथ में हमने लिख दिया रेडियन। अब थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इजीली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एल को एज इट इज़ लिखा रहने देना है क्योंकि एल की वैल्यू तो हमने निकालनी है। आर की वैल्यू जो है वो 30 इंच है, आप जस्ट 30 ले लें। थीटा हमारा जो रेडियन में आया है 0.5236 ये मैंने ले लिया। अब आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया 15.708। अगर आप पॉइंट के बाद 2 नंबर लेना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे तीसरा नंबर जो है वो 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 7 वाला 0 एक नंबर इंक्रीज़ करके 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.71। 15.71। अच्छा अब मैंने इंचेस क्यों लगाया, देखें जो हमारा रेडियस था वो इंचेस में गिवन था और आपको पता है रेडियस जो होती है वो एक तरह से लेंथ होती है और जो ये हमने आर्क लेंथ निकाली है ये भी एक लेंथ है, तो इस वजह से जो रेडियस का यूनिट था वही मैंने लेंथ के साथ लगा दिया। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हमें अब इंचेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने अपनी आर्क लेंथ इंचेस में निकालनी है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही इंचेस में आ गई क्योंकि क्वेश्चन भी इंचेस में गिवन था तो आंसर इंचेस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। अ मोटरसाइकिल इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। देखिए एक ना मोटरसाइकिल है जो कि हाईवे पे ट्रैवल कर रही है, लेकिन वो हाईवे की सड़क सीधी नहीं जा रही, वो एक कर्व की फॉर्म में जा रही है। और आपको पता है जो कर्व होती है वो एक तरह से एक सर्कल का ही पार्ट होता है। अगर आप देखिए पूरा सर्कल नहीं भी लेते, आप इतना ले लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक कर्व है। आप समझे वो मोटरसाइकिल जो है वो एक ऐसी हाईवे पे जा रही है जो कि कर्व की फॉर्म में है, यानी सर्कल की तरह उसकी जो है वो शेप है, उसके अराउंड वो जा रही है। द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए आगे अब उन्होंने बता भी दिया है कि जो कर्व होती है ना वो आर्क ऑफ द सर्कल होती है। जैसे मैंने आपको इसे हाथ रख के बताया था, मैंने आपसे कहा था ना कि पार्ट ऑफ द सर्कल होता है कर्व, यानी पार्ट ऑफ द सर्कल भी कर्व होता है और इसी पार्ट ऑफ द सर्कल को देखिए आप आर्क भी कहते हैं क्योंकि ये आर्क ही तो है जो पार्ट ऑफ द सर्कल होती है। दूसरी उन्होंने ये बताई है कि ये जो भी सर्कल बन रहा है या आर्क बन रही है, यहाँ पे इस वक्त जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये देखें, कहीं भी इस तरफ जहाँ भी आप रेडियस बनाएं, लेकिन वहाँ लिखते हैं 10 किलोमीटर क्योंकि रेडियस 10 किलोमीटर है। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि रेडियस हमें मिल चुका है 10 किलोमीटर। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। इस वक्त जो मोटरसाइकिल की स्पीड है ना वो 42 किलोमीटर पर आवर है, और वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। स्पीड आप एस से भी लिख सकते हैं, वी से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये मैंने लिख दी मोटरसाइकिल की स्पीड। आगे देखें, व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। अब आगे वो बता रहे हैं कि 21 मिनट्स के अंदर ना मोटरसाइकिल ने एक टर्न लेना है, और जब वो टर्न लेगी ना मोटरसाइकिल तो उस वक्त वहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, और वो जो एंगल बनेगा वो हमने निकालना है। तो ये एक टाइम जो है वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे जो हमें बताया हुआ है, ठीक। और जो चीज़ हमने निकालनी है वो हमने निकालना है थीटा, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि थीटा आपका डिग्रीज़ में होना चाहिए, रेडियन में नहीं निकालना। तो ये सब चीज़ें जो मुझे मालूम थी मैंने लिख दी, और जो हमें निकालना था वो भी मैंने लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख लें कि ये जो टाइम है ना ये मिनट्स में दिया गया है, जबकि इस वक्त स्पीड में भी जो टाइम आ रहा है ये आवर्स में दिया गया है। तो हम इस तरह से डिफरेंट यूनिट नहीं रखते। या तो अब आप ये काम करें कि इसको भी मिनट में कर लें, किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा और ये मिनट हो जाएगा। यहाँ पे काम करें कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दें, इसको भी आवर्स कर लें, ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी है किस तरह से आप करना चाहते हैं, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको आवर्स में ले जाती हूँ ताकि किलोमीटर पर आवर और आर ये दोनों सेम हो जाएं, और जो टाइम मिनट में हो
आपको पता है कि जब हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम मिनट के टाइम को 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप 21 को 60 से डिवाइड करते हैं, ये देखिए जब आप 21 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.35 आ जाएगा। और ये 0.35 का टाइम जो है ये अब आवर्स में चला गया है हमारे पास। हम अब इसको आवर्स लिखेंगे। चलें, अब आप देख सकते हैं कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं। आवर्स इधर भी आ गया और आवर्स इधर भी आ गया है। अब आप देखें कि जो हमें मेजरमेंट्स दी गई हैं, जैसे आर नज़र आ रहा है, आपको थीटा नज़र आ रहा है, और इसको देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि हमने जो दो फार्मूलाज पढ़े थे, एक एल इज़ इक्वल टू आर थीटा पढ़ा था और एक पढ़ा था एरिया वाला फार्मूला जो कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा था। उन दोनों में से आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि यही अप्लाई होगा। ये यूज़ करेंगे और ये यूज़ करते हुए हम थीटा निकालेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमने एंगल निकालना है। लेकिन अब एक मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि अगर हमने थीटा निकालना है तो हमें एल और आर दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं हमें देखें एल की वैल्यू कहीं पे भी नहीं दी हुई। तो एल की वैल्यू हम कहाँ से निकालें? एल की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखें, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया हुआ है। ये स्पीड और टाइम हमें दिया इसलिए है कि इसकी हेल्प से हम एल की वैल्यू निकालें और एल की वैल्यू यहाँ पुट करके थीटा एंगल निकाल सकें। अब देखिए हमने ना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और वो फार्मूला हमारा होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप देखें ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी जगह पे मैं पुट करूँगी एल। ये मैंने क्यों पुट किया कि आपको इस जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये बताया हुआ था ना कि मोटरसाइकिल एक कर्व के अलोंग ट्रैवल कर रही है। समझे ये एक कर्व है, इस तरह से अगर वो कर्व के अलोंग ट्रैवल कर रही है तो वो इस जगह पे अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है। तो ये जगह मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है और इसको हम एल भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक आर्क भी है। तो आप डिस्टेंस की जगह पे फिर इस वजह से एल डाल सकते हैं। स्पीड जो है वो देखिए 42 है, वो आपने ले ली। किलोमीटर पर आवर का यूनिट भी साथ ले लें। टाइम जो है 0.3 आवर्स वो हमने ले लिया। 35 आवर्स ये हमने ले लिया, ठीक है। अब आप देखें आवर्स और आवर्स तो कैंसिल हो रहे हैं। अब आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 42 मल्टीप्लाई 035। ये देखें आपके पास आ जाएगा 14.7 जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप ले लें 14.7 किलोमीटर, क्योंकि ये यूनिट फिर नीचे आ गया क्योंकि आवर्स तो कैंसिल हो गए थे। तो इस तरह से हमें एल मिल गया। अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे एल और आर की वैल्यूज पुट करनी है और थीटा निकाल लेना है। थीटा निकालने से पहले आप थीटा को अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है हम उसको अलग रखते हैं। तो थीटा को आप इधर ही रखें और ये जो आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के, तो ये आर उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एल के नीचे जाके। ये देखें ये हमने लिख दिया। अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की वैल्यू देखें आपके सामने है 14.7, जबकि आर की वैल्यू ये देखें हम क्वेश्चन से देख सकते हैं ये 10 है, ठीक है। 14.7 के साथ आप यूनिट भी डाल लें 10 और इसके साथ भी यूनिट डाल लें किलोमीटर। यूनिट्स तो कैंसिल हो गए। अब आप इनको सिंपल डिवाइड कर दें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.47। अच्छा, इस वक्त जो आपके पास ये एंगल आया है ना, ये रेडियन में आया है, रेडियन में आया है। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपका जो भी एंगल होगा ना वो डिग्रीज़ में होना चाहिए, तो इसको हम ले जाते हैं डिग्रीज़ में। अब डिग्री में कैसे एंगल को लेके जाते होते हैं, जो भी एंगल की हमारी वैल्यू होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई के साथ। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 1.47 और 180 को वैसे ही लिखेंगे, जबकि पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 3.1416। अब आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है उसके साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ये देखें आपके पास आ रहा है 84.22 आ गया थीटा एंगल, और ये डिग्रीज़ में आ गया। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक होल नंबर के तौर पे एंगल लें,
तो होल नंबर के तौर पर, क्योंकि अभी डेसिमल पॉइंट आ रहा है ना, तो आप ये देखें कि पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 से छोटा होता है, इसीलिए इधर का नंबर जो 4 नंबर होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4 ही रहेगा। और राउंड ऑफ करने के बाद आपकी सारी वैल्यू है ये 84 ही रहेगी। तो इस तरह से हमने एंगल निकाल लिया इन डिग्रीज, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला आपके सामने लिखे गए हैं और ये फिगर आपको दी हुई है। अच्छा, इसमें जो है ना बात की हुई है एक हाफ सर्कल की। अब हाफ सर्कल क्या होता है, देखिए ये कंप्लीट सर्कल है, अगर आप इसको इतना ले लें ऊपर से, ये देखें तो ये एक हाफ सर्कल है, और अगर ऊपर से नहीं लेना, ये नीचे से ये ले लें तो ये भी हाफ सर्कल है, ठीक है। इस हाफ सर्कल की बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप हाफ सर्कल लें, जैसे समझे फ़र्ज़ करें अब हम ऊपर वाला ले लेते हैं, तो इस हाफ सर्कल का वो कह रहे हैं कि आपने पैरामीटर भी निकालना है और इस हाफ सर्कल का जो है वो आपने एरिया भी निकालना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैरामीटर और एरिया क्या होते हैं। जो पैरामीटर होता है ना, उसको कहते हैं, वो होता है सम ऑफ बाउंड्री, यानी अगर आपके पास कोई फिगर है और आपको उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट्स पता चल जाएं और आप उसको ऐड कर दें तो वो बन जाता है पैरामीटर। तो अगर इस सर्कल का हमने पैरामीटर निकालना है तो आप देखिए इसकी बाउंड्री क्या है। इसकी बाउंड्री ये बन रही, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये बन रही है। ये बाउंड्री का जो हिस्सा है ये तो डायमीटर है, ठीक है ना। डायमीटर आपको पता है क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि सेंटर से गुजरती है और दोनों एंड्स को सर्कल के ज्वाइन करती है, और डायमीटर की मेजरमेंट्स हमें पता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये देखें, ये है एक आर्क, ठीक है। आर्क होती है पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर हमें इस आर्क की यानी कि एल की भी मेजरमेंट पता चल जाए और फिर उसको हम डायमीटर के साथ ऐड कर दें तो हमें पूरा पैरामीटर पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करें, आप ये करें कि इस फार्मूला को देखें। देखिए ये फार्मूला हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम एल निकाल सकें इसकी हेल्प से आसानी के साथ, ताकि फिर हमें ये पैरामीटर में कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब अगर हमने एल निकालना है तो उसके लिए हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आर और थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन हम ईज़िली निकालते हैं अभी। देखिए आपको डायमीटर पता है ना, डायमीटर क्या है इस वक्त 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आर आ सकता है। तो डायमीटर अगर 12 है और 12 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई। तो आर का मसला तो हल हो गया। अब हमें थीटा चाहिए। थीटा देखें, आपको ये बात पता है कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसमें जो एंगल बनता है, जो एक कंप्लीट एंगल बनता है, वो आपको मैंने पहले ही बताया था, वो 2 पाई का बनता है। लेकिन अगर हाफ सर्कल का एंगल आपने निकालना है तो वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो फिर पाई होगा। ये रेडियन से बात कर रही हूँ मैं, डिग्री से बात नहीं कर रही। तो थीटा की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, पाई, जो कि हाफ सर्कल का एंगल है। तो दोनों वैल्यूज़ हमें बचल गई, ये भी और ये भी। अब आप एल निकाल सकते हैं। एल निकालने के लिए आप आर की जगह देखें, ये 6 पुट करें और थीटा की जगह आप पाई पुट करें। ये आपने पुट कर लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो पाई की वैल्यू है 3.1416, ये आपने लिख देनी है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप सारी नहीं लेना चाहते तो आप पॉइंट के बाद तीसरे नंबर को देखें, ये 5 से बड़ा है, तो ये जो 4 है ये एक स्टेप इंक्रीज़ होके 5 बन जाएगा। तो हम ले लेते हैं 18.85 सेंटीमीटर। तो हमने एल निकाल लिया। अब देखिए हमने एल निकाल लिया, ये हमें डी भी पता है, यानी कि हम अब दोनों का सम करेंगे और इससे हम निकालेंगे पैरामीटर। तो पैरामीटर फिर निकलेगा कैसे, अगर हम एल और डी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है विच इज़ इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर प्लस डी की वैल्यू देखें, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, ये हमने ले ली। अब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने ऐड किया इन दोनों को, इन दोनों को मैंने ऐड किया और मेरे पास आ गया 30.85। तो 30.85 सेंटीमीटर ये हमने निकाल लिया पैरामीटर, सॉरी ये जी।
इस तरह से पैरामीटर तो हमने निकाल लिया। अब देखिए उन्होंने कहा था कि आपने हाफ सर्कल का एरिया भी निकालना है और एरिया का फार्मूला भी गिवन है, बस अब इसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे लिखती हूँ एरिया का दोबारा से फार्मूला 1/2r² थीटा। अब देखिए हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ डायमीटर की हेल्प से, जो कि 6 थी, वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर था ना तो 6 का स्क्वायर लें। थीटा जो है वो हमें पता है, थीटा जो है वो पाई है, वो आपने पुट कर लिया। अब आप एक काम करें, इसको 6 का स्क्वायर लिखें जो कि 36 होता है और साथ ही पाई की वैल्यू भी पुट कर दें 3.1416, ये हमने पुट कर दी। इन दोनों की आप कटिंग कर लें, ये कर ली। अब डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो चुका है कटिंग के बाद, आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैंने जब 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद देखें तीसरा नंबर 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 4 इंक्रीज़ करके एक स्टेप आगे जाके 5 बन जाएगा। तो हम आंसर ले सकते हैं 56.55, तो ये एरिया आ गया। और आपने इसके साथ लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का तो आपको पता है कि एरिया के साथ लिखते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखें सेंटीमीटर में ही हमें मेजरमेंट दी गई थी, तो इस वजह से एरिया के साथ भी सेंटीमीटर लगाया। और स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया के साथ हम स्क्वायर ही लिखते हैं। तो इस तरह से हमने पैरामीटर भी निकाल लिया और एरिया भी निकाल लिया एक हाफ सर्कल का, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।